हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था 11th क्लास का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमने सिर्फ यही डिस्कस किया था कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से हम बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करते हैं। अब बात आती है कि क्या रीजंस हैं जिन्हें हमें फाइंड आउट करना होता है, कि रीजन फॉर डिफरेंसेस, कि किस वजह से द रीजन फॉर विच योर पासबुक बैलेंस एंड कैश बुक बैलेंस डज नॉट मैच। अगर वो आपका बैलेंस में डिफरेंस है तो हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करके उन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी होती है अपनी बुक्स में। तो हम देखते हैं कि क्या रीजन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स के डिफरेंसेस के। फर्स्ट रीजन है आपका डिफरेंस ड्यू टू टाइम गैप। समटाइम्स जो फर्स्ट रीजन हम ले रहे हैं कि टाइम गैप के कारण भी आपका बैलेंस मिसमैच हो सकता है। मे बी आपने कैश बुक में कोई ट्रांजेक्शन्स सेम डे पर रिकॉर्ड कर दी, कि आपने कहीं से रिसीव किया, आपने रिकॉर्ड कर दिया, पेमेंट किया, आपने हैंड टू हैंड ट्रांजेक्शन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी, बट बैंक को वो चेक लेट रिसीव हुआ या अभी बैंक में आपने डिपॉजिट नहीं कराया तो बैंक में अभी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इस टाइप से डिफरेंसेस हो गया टाइम का, कि एक टाइम पर आपने तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन बैंक में अभी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, आफ्टर सम डेज होगा जब भी उसे रिसीव होगा या जो भी रीजन है। तो यहाँ पर डिफरेंस है हमारा टाइम गैप का। दूसरा डिफरेंस है डिफरेंसेस ड्यू टू एरर इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। मे बी समटाइम्स कुछ टाइपिंग एरर्स लगा लो या कुछ हम कैलकुलेशंस में एरर कर सकते हैं, या फिर एंट्री रिकॉर्ड करनी रह गई तो वो एरर्स आपके बुक्स में हो सकती हैं किसी भी फॉर्म में, कि आप रिकॉर्ड करना एंट्री भूल गए या आपने किसी और के नेम में एंट्री रिकॉर्ड कर दी। सेम दोनों ही वे में हो सकता है कि आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके एंड से एंट्री एरर हो सकती है, या फिर बैंक से भी सम टाइम कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ एरर्स हो सकती है रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो दोनों टाइप के यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोनों डिफरेंसेस को लेके। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया कि डिफरेंस ड्यू टू टाइम गैप। टाइम गैप में अगर मैं फर्स्ट रीजन आपको बताती हूँ, दैट इज चेक इशूड but not presented into bank for payment। ये आपका टाइम गैप का ही है हमारा जो डिफरेंस, कि आपने चेक इशू किया बट दैट इज नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक फॉर पेमेंट। आपने किसी कस्टमर को जब चेक इशू किया, तो आप जब भी पेमेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, हम जब चेक बनाते हैं, आप देखेंगे आजकल चेक प्रिंटेड ही होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि एंट्री साथ के साथ अपने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं और वहीं से आप चेक प्रिंट करके पार्टी के नाम पर चेक वो इशू कर देते हैं। तो आपकी बुक्स में वो रिकॉर्ड हो गई एंट्री, बैंक बैलेंस तभी वहीं से इफेक्ट हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने अगर 10,000 रुपीज का अपने एक कस्टमर को सॉरी वेंडर को कोई चेक इशू किया है, तो वहां पर मैंने बैंक बैलेंस 10,000 रुपीज से डिक्रीज कर दिया, बट अभी एक्चुअली में वो वेंडर को चेक रिसीव भी नहीं हुआ और फिर वो आगे बैंक में उसने ट्रांसफर कराएगा, तो कुछ 2-3 डेज या 4 डेज का आपका वर्किंग प्रोसेस ये रहेगा कि अभी आपने अपनी बुक से चेक इशू किया, वेंडर रिसीव करेगा उस चेक को, फिर उस चेक को डिपॉजिट कराएगा, फिर वो क्लियरिंग में जाएगा, तब जाके वो क्लियर होगा। तो यहाँ पर कुछ डेज का डिफरेंस हो गया, आपका टाइम गैप क्रिएट हो गया। मेरी बुक्स में ऑन द स्पॉट 10,000 रुपीज से बैलेंस डिक्रीज हो गया, बट बैंक में अभी वो चेक गया ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर जब बैंक में प्रेजेंट होगा, वो क्लियर होगा चेक बैंक में से, तभी वो बैलेंस डिडक्ट होगा। इसी वजह से यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दोनों बुक्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, कि मेरी कैश बुक के बैंक बैलेंस में से तो 10,000 माइनस हो गए, लेकिन एक्चुअली मैं देखती हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट में से अभी डिडक्ट नहीं हुए। दिस इज द फर्स्ट रीजन, check issued but not presented into the bank for payment। सेकंड क्या रीजन हो सकता है आपका? सेकंड, इसी का अगर हम रिवर्स ले सिचुएशन, की आपने चेक कलेक्ट किया कहीं से, चेक कलेक्टेड बट नॉट
सेंट टू बैंक। आपने चेक कलेक्ट किया किसी कस्टमर से, तो आपने बैंक में अपने कैश बुक के अंदर एंट्री रिकॉर्ड कर दी। जब आप कस्टमर से रिसीव करते हैं तो आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी कि हमें इस कस्टमर से चेक रिसीव हुआ। अब आपकी बुक्स में अगर आपने 20,000 का एक चेक रिसीव किया और आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, तो बैंक बैलेंस यहाँ पर 20,000 रुपीज से इंक्रीज हो गया आपकी बुक्स के अंदर। लेकिन अभी आपने बैंक में भेजा नहीं है, मे भी कोई भी रीजन हो सकता है कि आपने इवनिंग में रिसीव किया तो आपने बोला कि कल मॉर्निंग में मैं अभी क्लियरिंग के लिए भेजूंगा उसे, या फिर मे बी आपको पोस्ट डेटेड वो चेक रिसीव हुआ हो तो अभी आप उस डेट पर भेजेंगे। तो आपने अपनी बुक्स में तो एंट्री रिकॉर्ड कर दी, बट यहाँ पर एक चीज है कि अगर पोस्ट डेटेड भी होता है तो आप बुक्स में एंट्री भी पोस्ट डेटेड डेट पर ही करेंगे उसे रिसीव करने की। तो वो रीजन क्या हो सकता है कि आपने रिसीव किया चेक लेकिन अभी बैंक में आपने उसे सेंड नहीं किया, तो जब बैंक में जाएगा वो क्लियरिंग के लिए बैंक बैलेंस तभी अफेक्टेड होगा। तब तक बैंक में वहां पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी जब तक चेक एक्चुअली में क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके बुक्स का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, लेकिन बैंक में अभी वो गया ही नहीं चेक कलेक्शन के लिए, तो इसी वजह से बैंक अभी उसको क्रेडिट नहीं करेगा आपकी बुक्स के अंदर। ये भी एक रीजन है कि आपके दोनों बैलेंसेस के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर हम थर्ड रीजन यही ले कि आपने जो भी चेक कलेक्ट किया उसे बैंक में आपने भेज भी दिया, बट वो चेक डिसऑनर हो गया। चेक कलेक्टेड एंड सेंट टू बैंक बट दैट इज डिसऑनर्ड बाय बैंक। डिसऑनर्ड किसी भी रीजन से हो सकता है कि मे बी चेक जिसने भी चेक इशू किया उसके में भी बैंक में बैलेंस ही नहीं हुआ, उसने चेक इशू कर दिया, जितने अमाउंट का चाहिए था वो अमाउंट उसके अकाउंट में नहीं था प्रेजेंट। दूसरा हो सकता है साइन मिसमैच, ओवर राइटिंग, कुछ भी रीजन हो सकता है डिसऑनर होने का। तो जब वो चेक डिसऑनर हो गया, बट आपने जब कस्टमर से चेक रिसीव किया तो सेम कि आपने अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड कर दिया, आपने बैंक में सेंड भी कर दिया ताकि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। लेकिन जब बैंक ने उसे क्लियरिंग के लिए भेजा तो वो चेक किस रीजन से डिसऑनर हुआ, बट वो डिसऑनर हो गया मीन्स चेक रिजेक्ट हो गया, तो वो चेक अब आपके अकाउंट में क्लियर होकर नहीं आएगा, आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर अफेक्ट नहीं होगा। बट हमने बुक्स में उस एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया था, तो दिस इज ऑल्सो ए रीजन कि आपकी बुक्स में तो बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन बैंक की पासबुक में यहाँ पर मैं चेक करती हूँ तो बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया। दिस इज द थर्ड रीजन। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है आपका, समटाइम्स अगर हम देखते हैं कि कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक। अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट करा दिया या अमाउंट ट्रांसफर किया थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस, तो आपको क्या होता है कि बैंक में अकाउंट आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, वहां पर ट्रांजैक्शन आपके बैंक में रिकॉर्ड हो जाएगी, आपका बैंक अकाउंट वहां पर क्रेडिट हो जाएगा। बट क्योंकि मुझे अभी कस्टमर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मेरी बुक्स में अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। यहाँ पर क्या हुआ कि कैश बुक में आपकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि आपके कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया है बैंक में, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका डायरेक्टली इफेक्ट हो जाएगा, वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ पर कैश बुक अभी तक इफेक्टेड नहीं हुई, बट बैंक बैलेंस आपका यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जब मुझे स्टेटमेंट रिसीव होगी या फिर कस्टमर मुझे एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि मैंने आपके अकाउंट में चेक प्रेजेंट किया है या फिर ट्रांसफर किया, तब मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकती हूँ। अदरवाइज जब तक मेरे पास बैंक की स्टेटमेंट नहीं आती तब तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि मेरे अकाउंट में कहीं से कुछ क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पर भी ये रीजन है कि दोनों जगह पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि कैश बुक में तो कोई एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन बैंक में आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी क्योंकि बैंक में बैलेंस आपका क्रेडिट हुआ है, वो कस्टमर ने डिपॉजिट कराया, वो चेक क्लियर हो गया, तो आपके अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा बैंक अकाउंट में। दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंस। फिर हम नेक्स्ट इसी का एक अपोजिट लेते हैं कि हमने बैंक को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन गिवन
की हैं कि आप मेरे कस्टमर्स को मेरे एंड पर पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने कहीं से कुछ लोन लिया, उसकी ईएमआई जाती है, या किसी कस्टमर को आपने पेमेंट की करनी है, तो बैंक को आपने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन गिवन की हुई है कि आप इस कस्टमर को पेमेंट कर देंगे इस डेट पर। तो यहाँ पर है कि डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन आवर इंस्ट्रक्शन। जब भी ड्यू डेट आएगी, तो अगर बैंक ने किसी कस्टमर को कोई पेमेंट की है, हमने ये इन्फॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड की हुई होती है, तो मे बी हमने अपनी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दे रखे कि इस पर्टिकुलर डेट पर आपको इस कस्टमर की पेमेंट करनी है। या फिर अगर किसी कस्टमर ने कोई अपना वहां पर बिल डिस्काउंट करवाया, तो उसको पेमेंट कर दिया आपने, तो बैंक ने यहाँ पर कस्टमर को पेमेंट कर दी, आपका बैंक बैलेंस यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। अगर मैं बैंक की बात करती हूँ, तो आपका बैंक बैलेंस दैट विल बी माइनस, क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है बैंक, तो आपका बैंक बैलेंस माइनस हो जाएगा। बट अगर कैश बुक की बात करें, तो मैंने कैश बुक में अभी तक कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, नो एंट्री, तो इसकी वजह से मेरा कैश बुक कहीं पर इफेक्टेड नहीं होगा, कैश बुक में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई। तो यहाँ पर भी एक रीजन है कि आपका डिफरेंस क्रिएट हो गया, कि बैंक बैलेंस तो आपका कम हो गया, डिक्रीज हो गया, माइनस में हो गया, बट कैश बुक में मेरा कोई इफेक्ट नहीं हुआ। दिस इज ऑल्सो ए रीजन फॉर डिफरेंस। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं, आपको बैंक की तरफ से कुछ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक इन आर अकाउंट। बैंक की तरफ से अगर कोई इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड किया गया, इंटरेस्ट हमें दिया उसने हमारे अकाउंट पर, तो वो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये आपका हो गया बैंक अकाउंट, ये आपकी होगी कैश बुक। अब बैंक ने क्योंकि इंटरेस्ट प्रोवाइड किया हमें, हमारा कुछ पर्टिकुलर हम कह नहीं सकते कि किसी भी चीज पर अगर कोई इंटरेस्ट हमारा आया, किसी और हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, हमने वहां पर भी बैंक में अगर हमारा बैंक अकाउंट गिवन किया है और उस बैंक में आपका वो इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो मीन्स बैंक वहां से इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है, आल्सो कलेक्टेड भी हो सकता है आपका। तो अगर बैंक ने भी कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, या किसी और इन्वेस्टमेंट से आपका इंटरेस्ट बैंक में ट्रांसफर हुआ, तो बैंक ने कलेक्ट किया आपका इंटरेस्ट, जिससे आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बट क्योंकि वो डायरेक्ट बैंक में आया है, बैंक ने कलेक्ट किया, आपकी कैश बुक में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसका कैश बुक इफेक्ट नहीं होगी। कैश बुक के बैलेंस में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, जब तक कि आपको पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं रिसीव हो जाती। जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं, विड्रॉ करते हैं, या फिर आपने पासबुक कंप्लीट करवाता है, तो आपको कंप्लीटली पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स बैंक के अंदर हुई। फिर वो जब आप बैलेंस मैच करेंगे, तब आपको वहां से इंफॉर्मेशन होगी कि बैंक से कोई इंटरेस्ट भी क्रेडिट हुआ है हमारे अकाउंट में, तब वो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। तो जब तक आपका ये बैलेंस कंप्लीटली आप पासबुक से या फिर स्टेटमेंट से मैच नहीं करते, तो ये डिफरेंस आपका रहेगा। दिस इज ऑल्सो ए रीजन फॉर डिफरेंस इन बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सेम एज इट इज अगर बात करती हूँ कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अभी तक हमने बात की कि इंटरेस्ट हमें कहीं से रिसीव हुआ हमारे बैंक अकाउंट में। अब बात आती है कि कहीं से हमने बैंक ने हमारे यहाँ पर किसी को इंटरेस्ट पे किया, या फिर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया हमारे अकाउंट से, तो वो भी आपके बैंक बैलेंस पर डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा। वहां पर आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब बैंक चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, आपको पे करना है, तो वो बैंक में से ही डिडक्ट होगा। जनरली जो भी आपके बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट को अफेक्ट करती हैं, कि कहीं से आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, तब भी आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। आपने इंटरेस्ट पे किया, कोई बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किए, तो ये सब आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट, या फिर आपके बैंक अकाउंट में प्लस माइनस होते हैं। वहां पर कैश कोई सेपरेटली आप पे नहीं करते हैं। तो जो भी डायरेक्ट ट्रांजेक्शन इस टाइप से होती है, वो बैंक अकाउंट को आपके इफेक्ट करेंगे। यहाँ पर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो आपके बैंक बैलेंस में से वो चार्ज हो जाएंगे, बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा आपका।
बट कैश बुक में इसकी कोई अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब आप रिसीव करेंगे स्टेटमेंट तो मैच करने पर आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी कि आपका कोई इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, तब आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे एंट्री। अदरवाइज जब तक आप बैलेंस मैच नहीं करेंगे कैश बुक में आपका नो चेंज रहेगा, लेकिन बैंक बैलेंस माइनस हो चुका है, तो ये आपका एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आपकी बुक्स के अंदर, जिसे आप रिकंसिलिएशन में क्लियर करेंगे। इस टाइप से हम देखते हैं कि काफी सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं कि समटाइम्स हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, बैंक में रिकॉर्ड नहीं होती है वो ट्रांजेक्शन्स, या फिर बैंक में कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गई जो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो उसके लिए एक ही आपका सोर्स होता है कि जब आप बैंक से स्टेटमेंट इशू करवाते हैं, आप स्टेटमेंट रिसीव करते हैं, अपने मैच करते हैं कैश बुक के बैंक बैलेंस को पासबुक के साथ या स्टेटमेंट के साथ, तब काफी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं जो आपस में मिसमैच कर रही हैं। तो मे बी कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको उस टाइम कैश बुक में रिकॉर्ड करनी होंगी जो आपके बैलेंसेस को मैच कर सके। जैसे इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक समटाइम्स आपसे ओवरड्राफ्ट पर भी। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट मींस आपने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ किया, जितने की सेविंग है उससे एक्स्ट्रा अमाउंट आपने विड्रॉ किया है, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, उस पर आपसे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसी टाइप से कुछ बैंक चार्जेस भी होते हैं। अगर बैंक चार्ज कर रहा है तब भी आपका बैंक बैलेंस ही रिफ्लेक्ट होगा, वहां बैंक बैलेंस आपका माइनस होगा। कैश बुक में तब तक कोई आपकी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि बैंक चार्जेस डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट होंगे। तो इस टाइप से हमने डिस्कस किया कि कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आपकी बैंक एंड कैश बुक जो मैच नहीं करती है। तो जब आप इन डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी दोनों साइड के बैलेंस मैच हो जाते हैं, बैंक का पासबुक का बैलेंस एंड आपकी कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस, दैट विल बी मैच, और आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है जब आपके बैंक और कैश बुक के बैलेंस मैच कर जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे टाइम के अकॉर्डिंग कि अगर टाइम मैच नहीं करता दोनों ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो कुछ हमारे यहाँ पर रीजंस होते हैं जिनको हम क्लियर कर लेते हैं डिफरेंसेस के। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंसेस ड्यू टू एरर्स। हमने बात की कि एरर्स भी हो सकती है समटाइम्स। जैसे अगर मैं कैश बुक की बात करती हूँ, कैश बुक में हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स जो अकाउंटेंट है वो एंट्रीज रिकॉर्ड करता है। तो जब मैंने कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड की तो समटाइम्स कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हो सकती है कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। जैसे मैंने पेमेंट की किसी कस्टमर को तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, वो किसी भी रीजन से कि मे बी कि आपने ऐसे टाइम पर वो चेक इशू किया कि अभी आपके पास सॉफ्टवेयर ओपन नहीं था, या फिर ओनर की तरफ से डायरेक्ट किसी को पेमेंट की गई, बाद में आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, तो वो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी एंट्री। तो वहां पर एक एरर हो गई कि आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन एक्चुअली में वो पेमेंट हो चुकी है कस्टमर को, या फिर कस्टमर से चेक भी आपने रिसीव किया, आपने बैंक में सेंड भी कर दिया, लेकिन एंट्री रिकॉर्ड करना आप मिस कर गए, आपने रिकॉर्ड नहीं की। तो दैट इज रीजन फॉर एरर्स, दैट इज नॉट फॉर टाइम डिफरेंस। समटाइम्स बैंक भी अपने हैंड पर कुछ एरर्स कर देता है। जैसे कुछ अगर आपने समटाइम्स हमारे साथ भी ऐसे कुछ चांसेस हुए होंगे कि कई बार हमारे बैंक में रॉन्ग एंट्री रिफ्लेक्ट करते हैं कि कुछ बैलेंस क्रेडिट हो गया या कुछ बैलेंस डेबिट हो गया, बट आफ्टर सम टाइम्स वो दोबारा से एक मैसेज आता है कि जो अगर क्रेडिट हुआ है पहले तो वो दोबारा डेबिट हो जाता है, और डेबिट हुआ था तो वो क्रेडिट। वो समटाइम्स जैसे कि अगर हम बात करें कि सेम नेम से बैंक अकाउंट में दो कस्टमर के लेजर हैं या अकाउंट है, तो इस वजह से मे बी रॉन्ग एंट्री उन्होंने किसी और लेजर में पास कर दी हो, लेकिन जब उन्होंने करेक्शन किया तो वो आपके अकाउंट में दोबारा से एंट्री रिफ्लेक्ट होगी। यही रीजन है हमारे बैलेंसेस के मैच ना होने की वजह से। तो ये था बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में।